बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गौर व गौस किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बहरान के जिम्मेदारान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़म का इजहार किया गया और इस सिलसिले में वफाकी काबीना ने पेट्रोल से तहकीकात से मुतल्लिक एक कमीशन की कयाम की मंजूरी दे दी है। साथ में वज़ीर आज़म साहब का यह भी कहना था कि हरगिज़ चीनी और आटे के बहरान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है और गवर्नेंस के मामलात हैं उस हवाले से भी बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब और अली जैदी साहब जो कि वफाकी वज़ीर बहरी उमूर हैं, उन्होंने नुकात उठाया। अब किल में है कि गुज़िश्ता दिनों जब कराची में मानसून की बारिशें हुई तो जो वहाँ की सड़कें थी शहर कायद की, वो एक सैलाबी सूरत-ए-हाल का मंजर पेश कर रही थी। नाज़रीन, जहाँ वफाकी काबीना का इजलास का हमने आपके सामने अहवाल रखा, वहीं आज सियासत में काफ़ी गर्मा गर्म दिन रहा और हमने देखा कि जो बड़े रहनुमाओं हैं अपोजिशन के, उनकी मुलाकातें हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की बिल आखिर आज मुलाकात हो गई। इससे कबल बिलावल साहब लाहौर भी गए थे, लेकिन खराबी सेहत की वजह से शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। लेकिन आज दोनों रहनुमाओं में मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई थी और गुज़िश्ता कल मौलाना फजल रहमान साहब से शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई थी। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या ईद के बाद अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज खड़े करने जा रही है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की हम बात सुन रहे हैं, उसका एजेंडा क्या होगा और ये जो इनका इकट्ठ है, क्या ये हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज दे पाएंगे? ये आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू इस पे होती रही और बाज़गिश्त रही, तो इस हवाले से भी हम जानेंगे। साथ में चूँकि 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात हुए थे आज से 2 साल कबल और उस इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कामयाबी मिली थी। बहुत से अवामी तवक्कुआत और इंतखाबी वादों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई। 2 ईयर्स डाउन द लाइन वैसे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 18 अगस्त 2018 को हल्फ उठाया था, लेकिन इंतखाबी जीत 25 जुलाई को मिली थी, तो हमने सोचा क्यों ना 2 ईयर्स का भी थोड़ी स्टॉक टेकिंग करें और जान सकें कि कहां तक कामयाबी मिली है। नैब तरमीमात के हवाले से भी अफसोसनाक खबर यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो पार्लिमानी कमेटी है उस पर डेड लॉक हो गया है और मामला आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपोजिशन ने तो बाइकआउट का फैसला किया और हुकूमत की जानिब से हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ है कि जो फैटिव है उसके बदले अपोजिशन की जमातें फैटिव की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नैब कवानीन में ऐसी तब्दीलियाँ चाहती हैं जिससे नैब के इदारे का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पर कुरतने के मुतरादिफ है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अपने पहले हाफ में 2 सरगर्दा रहनुमा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। हुमायूं अख्तर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। तो जावेद अब्बासी साहब से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं आपकी इजाज़त से। हुमायूं अख्तर खान साहब, सर ये मुलाकात बिलाखिर हो गई शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की, और मैं चैनल्स में सुन रहा था अंदरूनी कहानी भी सामने आई कि शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो एपीसी में जरूर शिरकत करें। इससे पहले जो एपीसी कराची में थी उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की थी। क्या तय हुआ है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान? आप तो माजी के सियासत है, माजी के जो हरीफ हैं वो आज के हलीफ बन गए हैं। अब हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अलॉन्ग विद मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब के गिले शिकवे भी हैं। जब इस्लामाबाद में धरना देने आए थे तो आप लोगों की कंटेनर पे एक सिंबॉलिक प्रेजेंस होती थी। जावेद भाई साहब क्या कहेंगे ये जो मेल मिलाप हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवार साहब। अनवार साहब देखें, अपोजिशन की जमातें हैं, हम हुकूमत के खिलाफ इस वक्त सारे इसलिए खड़े हैं कि कोई हुकूमत के जो इकदाम थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लोगों से वादे किए थे, जो इस हुकूमत ने वादे किए थे, जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे, वो कोई चीज एक भी नहीं जो है पूरी हो सके। इस वक्त मसला सियासी जमातों का नहीं है। इस वक्त जो मसाइल हैं वो इस रियासत को दरपेश है, रियासत के अंदर रहने वाले लोगों को दरपेश है। आप महंगाई का इशू देख लें, आप बेरोजगारी का इशू देख लें, आप जो कुछ करप्शन के ऐसे केसेस हुए हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, उनका आप खुद देख लें। चीनी का क्राइसिस, आटे का क्राइसिस, दवाइयों का क्राइसिस, अब पेट्रोलियम का क्राइसिस, खरबों रुपया का जो है नुकसान किया गया है हुकूमत ने इन सारे मामलात में। तो अब इस सारे मामलात में जाहिर है पाकिस्तान की अवाम बड़ी परेशान है। अवाम पर चाहती है कि वो महंगाई से हमारी जान छुड़वा सकें, जो चाहती है कि बेरोजगारी से जान छूट सके, चाहे कि गुर्बत में बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है।
ये वो बड़े इशू हैं इस मुल्क के लोगों के, जिनको आपके लेकर इकट्ठे होने से इन इश्यूज के हल में क्या मदद मिलेगी जावेद भाई साहब? अगर आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जो इश्यूज आपने बिल्कुल सही कहा, अवाम की नफ्स पे आपका हाथ है, क्या मदद मिलेगी? क्या लोगों को मुतबादिल प्लान ऑफ एक्शन आप लोग देंगे? क्या करेंगे? या हुकूमत आप समझते गिरा कर ही इसका हल निकल सकता है? देखिए अनवार साहब के हमने 2 साल पूरा मौका दिया है, हम उस तरह गिराना भी नहीं चाहते थे जिस तरह पीटीआई ने। मुद्दत तो 5 साल की होती है भाई साहब जी, मुद्दत तो 5 साल की है ना आइन में। हम अजय इस बात को बिल्कुल वाकफियत है कि आइन में उनका जो टीन्योर है, लेकिन हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो जाए, अगर हालात इतने खराब हो जाए, अगर गवर्नेंस के इतने सीरियस इशू हो जाए, अगर मुल्क का बिजनेस रुक जाए, अगर इन्वेस्टमेंट आनी रुक जाए, एक ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाए कि चंद लोगों के अलावा हर आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाए, तो फिर ये नहीं देखा जा सकता कि हुकूमत को छोड़ दे जाए और हम बात ना करें। पार्लियामेंट के अंदर भी बात करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी बात करेंगे, एपीसी की मीटिंग में बात करेंगे, और मेनली है कि हुकूमत को हम कह रहे हैं कि मेहरबानी करके आपने जो कौम से वादे किए थे वो पूरे करें। अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी तो फिर आइन के अंदर जो हमें अख्तियार दिया हुआ है, कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे, लेकिन आइन के अंदर जो अख्तियार दिए हुए हैं उनके मुताबिक में सारी ऑप्शन जो हैं वो डिस्कस भी करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब, आपने मौकफ सुन लिया, बयानिया सुन लिया कि 2 साल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अपोजिशन के मुताबिक बिलो अप्रिसिएबल है और वो इतनी कोई हौसला अफजा नहीं है, इसलिए अपोजिशन के रहनुमा मिल रहे हैं, एपीसी होगी। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहे थे कि इन मुलाकातों के असरात ईद उल अजहा के बाद आप लोग महसूस करेंगे। आपके लिए एक संजीदा सियासी चैलेंज पेश करने जा रही है अपोजिशन की जमातें, हुमायूं अख्तर खान साहब? शाह साहब देखिए, जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है जी, पीएमएलएन की तो बेशतर टॉप लीडरशिप तो लंदन में बैठी हुई है, जैसा सबको मालूम है, और जो पाकिस्तान में है वो उस पे टोटल खामोशी है उनकी तरफ से। नहीं, शहबाज शरीफ साहब आज थपका रहे थे, कह रहे थे कि जवान कंधा है बिलावल भुट्टो का, मैं इनके साथ हूं, थपकी दे रहे थे। मैं गुजारिश करूं, बहुत अरसे बाद शहबाज शरीफ साहब बाहर निकले और बिलावल भुट्टो को भी काफी दिन इंतजार करना पड़ा ऑडियंस लेने के लिए। देखिए, ऑपोजिशन के इस वक्त इंटरेस्ट बिल्कुल कन्वर्ज नहीं कर रहे। पीपल पार्टी के कोई और ऑब्जेक्टिव्स हैं, पीएमएलएन के कोई और। पीएमएलएन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पीएमएलएन में एक लीडरशिप क्राइसिस भी है। तमाम लोगों को मालूम है कि मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों आपस में खानदानों में एक लीडरशिप क्राइसिस है, और इनकी जो इसकी निचली सतह की लीडरशिप है उसमें भी हर कोई अपना व्यू लिए फिरता है। शायद खान साहब कुछ कह रहे होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं, हसन इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त पंजाब की असेंबली में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक पीएमएलएन का वजूद में आ चुका है, वोकली, ये भी नहीं कि कोवर्टली, ओवरटली सामने आके वो वजूद में आ चुका है। तो बहुत सी ईदें आएंगी और जाएंगी और मुहर्रम आएंगे और जाएंगे, लेकिन इनकी एपीसी नहीं हो पाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अच्छा, ये आपकी खबर है या ख्वाहिश है? ये मेरा पिछले 2 साल अपोजिशन की परफॉर्मेंस देख के एक असेसमेंट है। अच्छा, ये तो मैं जावेद अबाई साहब से पूछूंगा, लेकिन आपकी जो अपनी कारकर्दगी है 2 साल की, वो आपके लिए इत्मीनान बख्श रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की? देखिए अनवर शाह साहब, मैं आपसे अगर आपके प्रोग्राम में जरा 2 मिनट मिल जाते हैं जी, इंटरफेरेंस नहीं होती, तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए, ये बहुत आसान होता है किसी भी हुकूमत के लिए कि बेबहा कर्जे लाए जाएं। $14 बिलियन का पीपल पार्टी पीएमएलएन के दौर में कमर्शियल कर्जा आया 5.5, 6, 7%, सुनने में नहीं आया था। कंसेशनरी जो कर्जा होता है वर्ल्ड बैंक का या बायलैटरल या एशियन बैंक का, वो नहीं इतने आए जितने ये आए। अब आपके मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे हो, मुल्क की तारीख की डॉलरों की सबसे ज्यादा कमी हो, मुल्क की तारीख में आप साल रुपया को ओवर वैल्यू रखे। देखिए, करेंसी जो होती है उसकी एक सही वैल्यू होती है, उस पर रखा जाता है। अगर आप उसके नहीं रखेंगे और उसको ओवर वैल्यू रखेंगे 25, 30, 35%, तो इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, आप खुश होते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, आवाम खुश होती है, चलो जी बाहर से धड़ाधड़ इंपोर्ट्स आ रहे हैं। ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता, इसमें कुछ हद तक ग्रोथ आ जाती है
कुछ हद तक बाजारों में रौनक आ जाती है क्योंकि इंपोर्टेड गुड बहुत आ रहे होते हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल इसलिए नहीं होता। और 23 मरतबा इसीलिए IMF के पास गया पाकिस्तान कि ये इसमें डॉलरों की कमी वाकया हो जाती है, बिलखसूस जैसे PMLN दौर में हुआ कि आप एक्सपोर्ट्स जो थे वो 25 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर पे आ गए। ये हमें, देखिए मैं मैक्रो चीज देखता हूँ, ये हमें ठीक करना था। और जब ये ठीक करते हैं तो IMF की रेसिपी पहले भी 22 दफा यही थी, दुनिया में भी यही है। वो आपकी कहते हैं कि जो तुमने रुपया हमारे साथ कलामिक मकसद ये तो IMF के इश्यूज, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वो आप रुपया जो बैरिस्टर जावेद अब्बासी चीनी, आटा, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जिससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, रेवेन्यू स्लो डाउन। ये अब दुनिया तस्लीम करती थी कोरोना से पहले, चाहे वो मूडीज हो या S&P हो या फिच हो या वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सही ट्रैक पे चढ़ा दी गई है। और ये एक कड़वा घूंट हमने पिया, लेकिन हमने इकोनॉमी को सही ट्रैक पे चढ़ाया। उसके बाद कोविड आया, कोविड में इतनी तनकीद हुई, हर शाम बैठ के तनकीद का हम जवाब देते थे। अब जरा लोग मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी जो उन्होंने लाइव्स और लाइवलीहुड में एक बैलेंस रखा कि इकोनॉमी भी ना बिल्कुल मुंजमद हो जाए, लोगों की रोजगार भी मिलती रहे, और उसके नतायज भी अब कोविड आपने देखा है कि सिग्निफिकेंटली बेहतर हो रहा है, और अल्लाह इसको जारी रखे। तो मैं तो नहीं समझता कि हमारी कारकर्दगी कोई ऐसी है। हाँ, मैंने 88 के बाद हमेशा देखा है हर दौर में कि अपोजिशन हमेशा बिल्कुल यही उनका रेटरिक होता है, यही उनका नैरेटिव होता है। हुकूमत इलीगल आई होती है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तकरीबन टेबल करने वाले होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स की बात हो रही होती है, -1 की सिक्योरिटी रिस्क की, कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। हर दौर में मैंने ये देखा है, इसमें होगा कुछ नहीं। मैं जरा आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए जावेद अब्बासी साहब की जानिब जाऊंगा। जावेद अब्बासी साहब वो कह रहे हैं इन तिलों में तेल नहीं, APC तो जमाई अख्तर खान साहब को होते ही नजर नहीं आ रही, और कह रहे हैं आपकी 2 साल ऑपोजिशन की कारकर्दगी की बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। वैसे जो सेनेट इलेक्शन हुए थे उसमें भी आप लोगों ने दावे तो बड़े बुलंद बांग किए थे, फिर कहा था फेडरल बजट नहीं पास होने देंगे, तो बात तो सच है, लेकिन बात है आगे आप समझ ही गए होंगे। तो आप कैसे यकीन दहानी कराएंगे आवाम को बिलअमूम और हमायूं अख्तर खान साहब और हुकूमत को बिलखसूस कि आप पर जरा संजीदा लें कि आप लोग की APC के कोई नताइज निकलेंगे? देखिए, हमारे यहाँ नताइज का जो तरीकाकार है, नवाज साहब ने कहा, ऐसी आदत डिवेल्प हो गई है कि लोग समझते हैं कि कोई ऐसी गैर जमहूरी गैर आईनी तरीका भी इख्तियार किया जाए, जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ, और हमें समझना भी चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है जमहूरियत के लिए। हमें 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं हुकूमत से, हम उन्हें इलेक्शन पे उनके जो नताइज उन पर इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा गैर आईनी तरीका इख्तियार नहीं कर सकते जिससे जमहूरियत की पटरी जो है वो नीचे उतर जाए। हाँ, अपोजिशन की हम जमातें हमारे ख्याल के मुताबिक इस वक्त मुल्क सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर है। आप इकानमी देख लें, हमारे साहब चूंकि लाहौर में रहते हैं और बड़े मालदार आदमी है, तो मुझे नहीं पता कि उनकी भी मार्केट में जाना आना होता है या नहीं होता, लेकिन अगर आम आदमी की आप जिंदगी देखें तो शायद इतनी बड़ी इन्फ्लेशन इनकी जिंदगी में पूछ लेंगे, इतनी बड़ी महंगाई कभी आई थी जितनी आज महंगाई है किसी आज चीज में। फिर ये 3-4 बड़े स्कैंडल देख लें, आप दवाइयों का देख लिया, अरबों रुपयों का स्कैंडल हुआ है, किसी कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं एक्शन लूंगा, कोई एक्शन नहीं दी गया। फिर चीनी और आटे का क्राइसिस आया, उन्होंने कहा हम कीमतें कम करेंगे, चीनी पे बहुत बड़ा लोगों ने पैसा कमा लिया है, मैंने कमीशन बनाया है, कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई है, किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। मैं चीनी के रेट सब कम क्यों है। फिर अब पेट्रोलियम आप देख लेंगे कि उसकी कीमतों में अरबों रुपया का टिका, रात 700 अरब रुपया का लोग बता रहे, इससे भी ज्यादा शायद लगा है। एक रात को लोगों ने पैसे कमा लिए। हम ये कह रहे हैं कि आपने गरीब आदमी, जो आम आदमी है, उसकी लाइफ इतनी मुश्किल कर दी है कि पूरा बजट गुजारा है आपने। इस बजट में देख रहे हैं जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके लिए पेंशन, या जो पेंशन लोग थे उनके लिए 1 रुपए की तनख्वाह नहीं बढ़ी है। आप अपने जो लेकिन अभी आपके साथ ही बैठे हुए हमायूं अख्तर खान साहब कोविड-19 में कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वो नतीजा खेज साबित। तो इसी तरह आप लोग बैठकर कहते थे कि जी पॉलिसी बिल्कुल नाकाम है कोविड-19 पे। आप देखें आज भी जफर मिर्जा साहब कहते हैं 80% कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में कमी वाकया हो गई है, तो वहां कारकर्दगी बेहतर रही ना। अल्लाह ताला का करम हुआ है कि सब कॉन्टिनेंट में वो इफेक्ट नहीं आया, और अल्लाह का ये बहुत, भारत में तो बहुत इफेक्ट है, वो भी सब कॉन्टिनेंट है ना सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब एक अपने मौके पे कायम रहे और वक्त ठीक है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने शुरू दिन से अपनी पॉलिसी रखी है और एक अपनी पोजीशन रखी है,
और अभी वक्त है कि ठीक है, वो जो बात कह रहे थे, हमारा ख्याल ये था कि अल्लाह ना करे कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज वो नहीं है, हमारे अस्पतालों में वो गुंजाइश नहीं है, ऐसा ना हो कि कोरोना ऐसा फैल जाए कि हम उसको संभाल ना सके। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने अपनी पोजीशन रखी है और उन्होंने मुसलसल उस पोजीशन पे वो चलते रहे, और अल्लाह ताला ने हमें अभी तक नहीं फंसाया। अल्लाह ताला इस ईद पे भी हमें इन मुश्किलात से गुजारे। हम सब की ख्वाहिश थी, हम सिर्फ अपनी उस जो दुनिया का मॉडल था उसको सामने रख के कहते थे कि दुनिया के बड़े ममालिक जिनकी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी वो फंस गए और उनके लिए मुश्किल है निकलना, उसको बेस बनाकर हम बात कर रहे थे। किसी की ख्वाहिश नहीं थी कि कोरोना ज्यादा फैले, ना पहले दिन आप है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क भी हालात ठीक करे, और जो ईद आ रही है इस पर लोग ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें। अच्छा, आप जावेद भाई साहब ये मुझे बताएं ना कि आप व्यूअर्स आपको सुनना चाहेंगे कि प्रैक्टिकली आपके पास ऑप्शंस क्या, आप एपीसी कर लेते हैं। फजल रहमान साहब ने कंटेनर का या इस्लामाबाद में लाके खड़े करने का तजर्बा कर लिया, वो नाकाम हो गया। अदम एतमाद जो है वो सेनेट पे नाकाम हो गई। कौमी असम्बली में बजट पास हो गया। आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है? आप हुकूमत को कैसे प्रेशर ला सकते हैं? नैब पे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप लोग बातचीत करके कोई ब्रेक थ्रू कर लेते, वहां भी डेडलॉक हो गया। तो क्या ऑप्शंस आप देखिए अनवार साहब के दुनिया के जो जमहूरी ममालिक हैं उनके यहाँ आप स्टडी करें, अपोजिशन का रोल होता है। अपोजिशन हर उस चीज को जो हुकूमत गलत कर रही है उसकी गलती को निशानदेही करती है, हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराती है। वो पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी, टॉक शो में भी लोगों से भी मिलती है, कॉन्फ्रेंस भी कराती है, एपीसी भी कराती है। ये वो जमहूरी तरीका है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया हुआ है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के लोग, सियासी स्पेशली जो मीडिया है, वो चाहता है कि हम आज ही उठे, आज ही दौड़ पड़े, आज ही पीटीआई वाला वो काम करें, आज ही कहें कि हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, आज ही कहें कि हम प्राइम मिनिस्टर को जबरदस्ती निकालेंगे। ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है। आपके लीडर्स के बयानात ऐसे हैं ना, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। सर लीडर्स के आपके बयानात है, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि जी बस अपोजिशन का रोल ये होता है कि वो अवाम के मसाइल उजागर करते हैं, जहां हुकूमत गलती करती है वहां हुकूमत को निशानदेही करते हैं, हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराते हैं। हुकूमत अब मुतबादिल कोई हल भी बताते हैं ना जावेद भाई साहब, मुतबादिल हल भी बताते हैं ना, मुतबादिल हल भी बताते हैं ना जावेद भाई साहब। मैं मुतबादिल हल यही बता रहा हूँ कि जमहूरी तरीका है हमारे पास, आइन ने जो तरीका दिया हुआ, हम मुमकिन है एपीसी में एक फैसला कर लें कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, हम कोई तरीका करें कि हम प्रोविंशियल कोई वोट ऑफ नो, ये हमारे पास आईनी तरीके कई है, लेकिन वो स्टेज पे नहीं है, वो एपीसी बैठेगी, उसमें कोई फिर तय होगा। मैं दोबारा लौट के आपके पास, एपीसी बैठेगी, वो उस पे हतमी तौर पे प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगी। हमारे अख्तर खान साहब, आपने बात मैक्रो इकोनॉमिक की मैं आपसे गवर्नेंस की बात करूं। आज भी कैबिनेट पे बात हो रही है कि पेट्रोल पे जो है तहकीकाती कमीशन में रहे, चीनी के हवाले से बात कर रहे थे कि जी कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उस पर अमल दरामद की क्या सूरत है। आटे के हवाले से बात कर रहे हैं, और जहां जावेद आपका बेंच पर मैक्रो है, लेकिन आप लोगों ने लोगों से भी बातें की है कि उनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आ जाएगी, नौकरियां मिलेगी, घर बन जाएंगे, 90 दिन में एहतिसाब हो जाएगा, लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी। इन 2 सालों में अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, पीटीवी के प्रोग्राम सच के साथ के व्यूअर्स को बताइएगा कि 2 साल में आपकी कारकर्दगी का हाईएस्ट बेंचमार्क क्या रहा, तो आप वो क्या कहेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, हाईएस्ट बेंचमार्क जो मैंने आपके प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा है कि मैक्रो सतह पे जो हमें इक्तिसादी हालत मिली थी, हमने उसको एक बड़े स्टेबल ट्रैक पे डाला। नंबर 1। नंबर 2, हमने कोविड का जो कि दुनिया में कोई प्रेसिडेंस नहीं था और एक वबा फैल गई दुनिया में, उसमें हमने एनसीओसी एनसीसी के तहत एक टोटल कोऑर्डिनेशन पैदा की पूरे मुल्क में, जितने भी इदारे थे, जितनी भी हुकूमतें थी, और दुनिया से मशवरा करके हमने उसका एक सही हल निकाला और जिंदगी और रोजगार में एक अच्छा तवाज़ुन रखा। और इसके अलावा हम इस कोविड के बावजूद, आप यकीन करें, इस वक्त जो एहसास प्रोग्राम है वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। उसमें नौजवान, खवातीन, बेवाएं, यतीम बच्चे, मजदूर, डेली वेजर्स, इनफॉर्मल सेक्टर, ताजर, किसान, छोटी सनतें, कॉटेज इंडस्ट्री, बड़ी सनतें, इन सब के लिए इस वक्त पॉलिसीज सामने आई हैं। इंटरेस्ट रेट आपने देखा है 13.25 से 7% पे कर दिया गया है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और लोगों को तनख्वाह मिल सके, पेरोल फाइनेंसिंग सामने लाई गई है ताकि इस इकोनॉमी को एक रिवाइव किया जाए, और उसके रिवाइवल के अब असरात नजर भी आने शुरू हो गए हैं।
तो मैं तो ये जो मायूसी की हम एक रट सुनते हैं हर शाम को, मैं तो इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं। अच्छा, और ये बताएगा महंगाई जो जावेद अबाई साहब कह रहे थे कि महंगाई है, इस जिन को बोतल में कैसे बंद किया जा सकता है, या वी हैव टू लिव, क्योंकि चाहे बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो, आम खाने पीने की चीजें हो, वो तो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। देखिए, हमारे मुल्क में, कदा कलामी माफ, हमारे मुल्क में ये जो PMLN के दौर में हुआ कि रुपया को ओवर वैल्यू रखा जाता है, जिससे बड़े इकोनॉमी में दूर वो लॉन्ग टर्म नुकसानात पैदा होते हैं। और हालांकि जो 2000 की दिहाई में दौर था उसमें इकोनॉमी अच्छी थी, लेकिन उसमें भी शौकत अजीज साहब ने रुपया को ओवर वैल्यू रखा, और आपने देखा कि 60 रुपए का जो डॉलर था वो एकदम जब पीपल पार्टी की हुकूमत आई तो वो 85 रुपए हो गया ओवरनाइट, और उसके बाद आपने देखा कि 25% महंगाई आई। अब हमारी महंगाई आई है, इसमें कोई शक नहीं, 14% तक गई है। इस वक्त महंगाई कम होके 8% पे आ चुकी है, और वो घटती जा रही है महंगाई। इस वक्त हमने महंगाई पे भी, आटा 70 रुपए किलो, चीनी 95 रुपए किलो, ये क्यों है फिर? क्या है जी? आटा 70 रुपए किलो है, चीनी 95 रुपए किलो है, तो फिर इसकी क्या वजह? आप कह रहे महंगाई में कम? आज से 5 साल पहले PMLN के दौर में चीनी, आपको याद है, 110 रुपए किलो थी। चीनी एक कमोडिटी है, दुनिया में कितना गन्ना हुआ, कितनी चीनी हुई, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, फसल कैसी थी, ये बड़ा रेगुलेटेड सेक्टर है, इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता। इस साल बुनियादी वजह ये थी चीनी महंगी होने की कि गन्ने की पैदावार कम थी, और जो 190 रुपए की कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी, क्योंकि पैदावार कम थी, तो किसान ने 250-300 रुपया मन का गन्ना बेचा है। और ऑब्वियसली जब गन्ना इतना महंगा बिकेगा तो उससे चीनी की कीमत में फर्क आएगा। ओके, मैं जावेद अबाई साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये जरा हमें जरा बताइएगा कि नैब के हवाले से तो आप भी और PMLN भी बड़ी शाकी रही। अब ये मौका था, एक पार्लिमानी कमेटी बनी 24 रुकनी, शामिद कुरैशी साहब उसको हेड कर रहे थे। आज 35 तजवीज़ सामने आई, आप लोगों ने भी तजवीज़ सामने रखी, गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो आप एक डील करना चाह रहे हैं FATF की, जो कि टाइम बाउंड लेजिस्लेशन है, उसके एवज। तो वो सारा मामला जो है अब वो कटाई में पड़ गया है, अब वो वही मामला जूं के दूर रहेंगे। और शायद खाकान अब्बासी साहब और शाहिद रहमान साहिबा ने कहा है कि कोई बिल पास करवा के देख लें, अब कमेटीज पे दोबारा जाएगा, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी, चाहे सेनेट की हो, कौमी असम्बली को। तो वो जो मामला था, अब वो क्या आप लोग बस हाई एंड ड्राई अब बैठे हुए हैं? अब तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जी बताइएगा क्या अंदर की क्या खबर है जी। अब वो तो हम तो बड़े खुश थे कि चलो मुकालमा हो रहा है, कल इस पर हमने प्रोग्राम भी किया, लेकिन वो मुकालमा तो अब मुअत्तल हो गया है। मैं उस आपके असल सवाल जब आने से पहले सिर्फ इतना कह दूंगा कि मायूस साहब ने कहा है, तो जब रुपया की इतनी बड़ी डिवैल्यू हो गया है और जो डॉलर है वो 160 शायद 68 या 69 तक पहुंच गया है, तो क्या हमारी एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा इजाफा हो गया है? क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है? अगर बढ़ जाती तो फिर मैं उनकी ये बात मान लेता, लेकिन मेरे ख्याल में इस इतनी बड़ी ज्यादा डिवैल्यू करने के बावजूद भी महंगाई तो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन हमारी तो कोई एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हुआ। जहां तक आपने कहा, ये कल जब हमारी आखिरी मीटिंग हुई पार्लिमानी कमेटी की, तो उसमें ये फैसला किया गया था कि उन्होंने कहा था कि आप भी अपना भी ड्राफ्ट दें। उन्होंने तो वही पुराना ड्राफ्ट जो नैब वाला था, जो ऑर्डिनेंस पहले इशू किया था, उसी को सामने रखा। अच्छा। और हमने उस वक्त कमेटी से उससे पूछा कि आपके पास क्या ये पावर्स हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने आपको इख्तियार दिया हो कि जो भी फैसला आप करें? तो उन्होंने कहा कि हमें आज इख्तियार दिया है कि जो भी फैसला करें। कल बड़ी लंबी मीटिंग रही है, पहले एक कमेटी की, फिर दूसरी की जो मीटिंग हुई है वो जरा मुख्तसर सी हुई है। आज जब उनको सामने ड्राफ्ट लिया गया, कल हमने भेजा था उनको कि ये देख लें, ये नैब का है, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सख्ती से मना कर दिया है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो हमने कहा जब पहले आप नहीं कर सकते थे तो क्या काम नहीं कर सकते? आपकी तजवीज़ क्या थी जो कि काबिल अमल है या काबिल अमल नहीं थी? नहीं, जो भी तजवीज़ देखे ना, उन पर ये मामला तो ये था कि कुछ तजवीज़ तो उन्होंने दी थी, कुछ हमने देनी थी, कुछ चीजें उन्होंने मान लेनी थी, कुछ हमने मानी थी, और कुछ ऐसी चीजें थी कि शायद दोनों की तरफ ना मान सके। लेकिन वो तभी मुमकिन था कि अगर हम अख्तियार उनके पास होता और क्लास बाई क्लास आगे जाते और उस पर डिस्कस करते और फिर आपस में बात करते। लेकिन जब अगर वज़ीर आज़म साहब ने जो ड्राफ्ट अपोजिशन की तरफ से था, अगर उन्हें कबूल ही नहीं है, वो समझते हैं कि जो ऑर्डिनेंस पिछड़ा आया था, जो अभी उसकी मुद्दत खत्म हो गया, उसके अलावा मैं आगे एक कदम नहीं बढ़ाना चाहते, तो फिर तो बात हो ही नहीं सकती थी। भाई
सच्ची बात है कि हमारी बड़ी होप थी। मैं खुद भी एक प्रोग्राम में कल भी कह रहा था, शायद हमारे साहब भी मेरे साथ थे, मुझे होप थी कि शायद हम इन चीजों को आगे लेके जाएंगे, ले जाना भी चाहिए था। अब ऐसी बड़े सीरियस लेजिस्लेशन है, हम सबको बैठ के करना चाहिए था। हुकूमत का दिल बड़ा होता है, हुकूमत जो ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है वो सबको साथ लेके चलती है, वो चीजों को खराब नहीं करती बल्कि उनको सामने रखती है और फिर डिस्कशन ओपन करती है। बहुत सारी चीजें मानती है, हर चीज कभी भी हुकूमत अपोजिशन की ना मानी है, किसी भी अपोजिशन की सारी बातें कभी भी हुकूमतों ने नहीं मानी, ना सारी बातें को मान सकता है, लेकिन कुछ ऐसे आप चीजें होती हैं जो आपको ला ठीक करने के लिए। और हम क्या कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले एक जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के बारे में जो बातें की हैं, उस दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बातें की हैं, तो हमने कहा कि वो सारी बातें जो थी वो आप मेहरबानी करके आप पार्लियामान में जरूर ला के डिस्कस करें और इसको एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी लॉ बना दें। ये जो जावेद भाई साहब, एक तो आप सही कह रहे हैं कि सारी बातें एक दूसरे की नहीं मानी जाती, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जाता है, वो मैं हुमायूं साहब से पूछूंगा। ये जो मीडिया में आ रहे हैं, जो आपकी प्रपोजल्स हैं कि 5 साल पुराने केस, करप्शन के जो केस हैं उनको नहीं टेकअप किया जा सकेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मौजू है उसको नैब की गिरफ्त से बाहर निकाल दिया जाए, 1 अरब रुपए से ऊपर की करप्शन हो वो मामला सिर्फ नैब देखे, तो ये काबिल अमल सजेशंस थी आप लोगों की जानिब से? क्या इस पे, इससे तो नैब बिल्कुल डिफैंग नहीं हो जाती? देखिए, मैं इसी तरह मैंने अर्ज किया कि जब आपस में बैठते हैं तो दोनों तरफ से प्रपोजल आती है। अब जाहिर बात है कि जब हमारी प्रपोजल है, सारी प्रपोजल तो हम नहीं तवक्को करते, ना कोई मान सकता है ना माननी चाहिए, लेकिन बैठ के इसको हम एक दूसरे को कन्विंस तो करते हैं, बात तो करते हैं कि कौन सी चीज ठीक है जिसे हमें करनी चाहिए। हमारे ख्याल के मुताबिक मुमकिन है कि मैया साहब का ख्याल मुझसे बहुत मुख्तलिफ हो कि नैब की जो मौजूदा सूरत हाल है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। नैब के पास जो अख्तियारात हैं उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। अदालतें कह रही है कि नैब का कानून का जो इस्तेमाल है वो आर्म्स ट्विस्टिंग के लिए हो रहा है, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जो इंजीनियरिंग करने के लिए हो रहा है, वो कहते हैं सियासी हुकूमतें बनाने के लिए हो रहा है। अगर आज मैं कहता हूं कि 90 डेज का रिमांड दुनिया में कहीं नहीं है, 14 दिन का रिमांड होना चाहिए, तो ये क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं कहता हूं ये बात तो आप लोग की इस पे तो वजन है, के पास होना चाहिए। ये जो हालिया हमारे साहब की वजह, जो मुलाकातें हुई आज की, ये तो उसकी वजह नहीं बनी? बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब, एक मैं कहता हूं कि रेफरेंस फाइल होने से पहले जो है वो किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अरेस्ट का अख्तियार जो है वो कोर्ट के पास होने चाहिए। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारा एक मौकिफ है, अदालतें भी हमारा मानती हैं, तो उस पर हम तो एक बहुत अरसे से मौकिफ रखते हैं। अब अगर आज कोई कहे कि ये मौकिफ आपका ठीक नहीं है तो वो कह तो जरूर सकता है, लेकिन हमारा एक मौकिफ चला आ रहा है और इस पर हम कायम। हमारे अख्तर खान साहब, सर ये जावेद अब्बासी साहब नाउमीद हैं और कह रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं था और इनके मुताबिक बेख्तियार कमेटी है ये, जो गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदगी थी, उनके पास खुद से फैसले करने का हक नहीं था, और ये जो तजवीज़ है 90 दिन का रिमांड कम करके 14 दिन का हो और इस तरह की दीगर तजवीज़, आपकी सवाल से क्या राय है और क्या खबर है? देखिए, बुनियादी तौर पे जो नकास हैं कुछ तो अब्बासी साहब ने पॉइंट आउट किया है इस 21 साल पुराने ऑर्डिनेंस में, जिसको अभी तक तो पीपल पार्टी की भी 5 साल की हुकूमत रह चुकी और PMLN की भी वो उसमें इन्होंने ठीक करने की कोशिश नहीं की। इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नकाइस पैदा हो गए थे। नकाइस इस तरह कि हालांकि ये ओरिजिनल ऑर्डिनेंस जो था ये अगेंस्ट होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस, जिसमें सिर्फ इलेक्टेड और ब्यूरोक्रेटिक सरकारी लोग जो हैं उनके खिलाफ ये था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमने देखा ये कि मुख्तलिफ कोर्ट्स के फैसलों की बिना पे, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग सही थी या नहीं थी, नैब ने अपना जो दायरा है वो बढ़ा लिया है, पावर्स ज्यादा ले ली हैं प्रोसिक्यूशन की। नंबर 2, यस, ये एक फ्लॉ थी कि चेयरमैन नैब के पास पावर वेल डिफाइंड नहीं थी। पावर थी अरेस्ट करने की, लेकिन ये नहीं कहीं एक्ट में लिखा हुआ था ऑर्डिनेंस में कि इंक्वायरी स्टेज पे या इन्वेस्टिगेशन पे या रेफरेंस स्टेज पे या किस स्टेज पे। एक तो इशू ये है। दूसरा ये इशू है कि चेयरमैन की पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें बेल की कोई प्रोविजन नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में लोगों को हाई कोर्ट्स में जाना पड़ता है बेल लेने के लिए। ब्यूरोक्रेसी जो है उसने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि अगर एक गलत फैसला ब्यूरोक्रेट करे और लेकिन वो हो इन गुड फेथ और उसमें कोई मॉनेटरी गेन भी ना हो, तब भी उसको जेल में फेंक दिया जाता था और ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट काम करना रोक देगा।
प्राइवेट सेक्टर जो है टोटली, जिसका होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, उस तक दायरा वसी हो चुका था। ये सारी चीजें इस ड्राफ्ट एक्ट में ठीक की गई हैं। अब ऑपोजिशन अगर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस जिसके खिलाफ ये एक्ट है उसकी जिंदगी बहुत आसान बनाने में लगी हो कि वो 5 साल से पीछे नहीं जा सकते, या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस क्राइम जिसमें FATF के भी इम्प्लीकेशंस हैं इस वक्त, तो ये चीजें चले, ठीक है, अपोजिशन का पूरा हक है कि इन चीजों को सामने लाए, लेकिन जरा सब तो तहम्मुल से काम ले, और एक दिन बैठे और दूसरे दिन गले मिले और तीसरे दिन वो मुंह फुला के चले गए, इस तरह तो सारी उम्र के लिए हुकूमती कवानीन नहीं बनते। तो मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन वापस आ जाएगी और एक टेबल पे बैठ के इस कानून को सॉर्ट आउट करेंगे और असेंबली में भेजा जाएगा। तो अब ये इसका मतलब है कि एज वी स्पीक आप इसका फ्यूचर ब्लीक है एज फार एज पार्लिमानी कमेटी इज कंसर्न, क्योंकि अपोजिशन ने तो बायकॉट का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा अब हमारा जो जवाबी बयानिया है वो APC के फोरम से आएगा। तो फिर हमायूं साहब इसका मतलब, और FATF की लेजिस्लेशन का क्या मुस्तकबिल है? वो तो टाइम बाउंड है, तो हुकूमत के पास क्या फिर ऑप्शंस होंगी इस सिलसिले में? शाह साहब, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, सो मैं तो मायूस कभी नहीं होता। ये सियासतदान बड़ा प्रैग्मेटिक होता है, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ठीक, जावेद अबाई साहब आप क्या कह रहे हैं? पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल्स, जो कि हुमायूं अख्तर खान साहब ने कहा, और आप भी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, तो आप समझते हैं कि कोई इंशाल्लाह अगर ये जो तातुल है, ये आर्जी तातुल है, ये मुस्तकिल तातुल में तो नहीं तब्दील होगा? मेरा ख्याल है जहां तक नैब का तल्लुक है, मैं चूंकि पिछली जो पार्लिमानी कमेटी थी मैं उसमें भी मेंबर था जब हमारी हुकूमत थी, और हमारी और पीपल्स पार्टी और PTI की हम बहुत उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब, आजम स्वाति और शेरीन जो मजारी साहिबा इनकी तरफ से मेंबर थे हमारे साथ, तो हमने बड़ी उस वक्त भी काम किया था। मुझे याद पड़ता है कि 86 मीटिंग हमने की थी, लेकिन आखिर में चीजें इसी तरह खराब हो गई थी। मैं बाकी लॉ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोई नैब लॉ में जल्दी में मैं डिस्कशन देख नहीं रहा, और जो हालात मुझे लग रहे हैं, एक अच्छी ओपनिंग हो सकती थी, एक अच्छा मौका मिला था, एक अच्छा तौर पर दोनों साइड पर रियलाइजेशन भी मैंने देखी थी। अच्छा, लेकिन वो तो मैं अब जो फौरी तौर पर नहीं देख सकता। मैं हुमायूं साहब का एक अपना तजर्बा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कोई कंसेंसस से कोई बड़ी चीज होगी। बाकी लाज के मुताल्लिक यस कुछ ना कुछ मीटिंग हो सकती है, पार्लियामान के अंदर मीटिंग्स होती रहती हैं। कल का बड़ा इंपॉर्टेंट डेज है कि अगर वो नेशनल असेंबली में पास करवा के सेनेट में ले आते हैं तो वो क्या तरीका कार अख्तियार करते हैं? क्या वो अपोजिशन का इंतजार करेंगे? क्या वो ये ख्याल करेंगे कि अपोजिशन को साथ लेके चले? अगर सुबह ये हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि हम अपना जो नेशनल असेंबली में उनके पास अक्सरियत है, सिंपल लॉज जो पास करने पाते उसे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, कोई कल का कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ऐसा है नहीं है। तो अगर वो सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत पास करने की कोशिश करेगी, नेशनल असेंबली से ये पास करेगी, तो फिर मुझे लगेगा कि चीजें शायद बेहतरी के बजाय और जो हमारे और इनके दरमियान एक माहौल पैदा हुआ था उसमें शायद और ज्यादा मिसट्रस्ट पैदा होगा और गल्फ बढ़ेगी। चलें, हम उम्मीद करेंगे कि माहौल में बेहतरी आएगी एंड वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की, और बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, आपके मुख्तलिफ नुकाती गुफ्तगू थी, और ज़ाहिर बात है इख्तलाफी राय जो है वो जमहूरियत का हुसन है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ आया। व्यूअर्स, चूँकि आज पोलिटिकली काफ़ी गर्मा गर्म दिन था, और नैब के हवाले से जो मुज़ाकराती अमल है वो तातुल का शिकार हुआ, फिर हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई थी, हमने उसका अहाता किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बताएंगे तो आज मामले खसूसी बराए सेहत वज़ीर-ए-आज़म के डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने दोबारा दोहराया कि मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में कमी वाक़या हो रही है। बहुत हौसला अफजा खबर है, बहुत अच्छी बात है, और 80% कमी हुई है। आज 23 के करीब अफराद जो हैं उनकी अम्बात हुई हैं। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, और 1000 से कम इन्फेक्शन हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज से, क्योंकि कल जब हम शो कर रहे थे तो मिड नाइट से स्मार्ट लॉकडाउन पंजाब में शुरू हो गया है। ताजी तंजीमें बड़ी मोतरज़ हैं और उनका कहना है कि उनका बिजनेस इससे बहुत इफेक्ट होगा। इस हवाले से भी जानेंगे, और जो दीगर मुल्क की सूरत हाल है, जो हमने सियासी गुफ्तगू की, तो एक एनालिस्ट PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तजिया भी इन हवालों से लेंगे। एक छोटा सा वक्फा के बाद दोबारा लौट के आएंगे। प्रोग्राम सच के साथ रहिए।
अगर हम कोरोना वायरस के बारे में कोई भी खबर तस्दीक किए बगैर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं तो अमूमन फायदे की बजाय नुकसान होगा। मुआवजाती टोटकों, वैक्सीन और एहतियाती तदाबीर के बारे में झूठी खबरें आम हैं, जो लोगों में घबराहट का बायस और वायरस के खिलाफ जंग में रुकावट बनती है। इसीलिए ये हमारी इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है कि मैसेज भेजने से पहले इसकी मुस्तनद ज़राए से तस्दीक करें, जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट covid.gov.pk या मुख्तलिफ ज़बानों में मालूमात फराहम करने वाला व्हाट्सएप चैटबॉट 0300 111 1166। अगर आपके इर्द गिर्द कोई कोरोना का शिकार हो तो हुकूमती हेल्पलाइन 1166 से फौरी रुजू करें। कोरोना को शिकस्त देने के लिए हमें मुकम्मल एहतियात का मुजाहरा करना होगा, चाहे वो एहतियात मैसेज भेजने की ही क्यों ना हो। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। कोरोना वायरस को लेकर वेलकम बैक। पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? पीजे साहब आप बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, ये बताएगा पीजे मीर साहब, टू स्टार्ट विद, हमने इंट्रो दिया ब्रेक पर जाने से कबल, कोरोना वायरस में नुमाया कमी आई है और हर दिन जो है वो इन्फेक्शन रेट अल्लाह के फजल से नीचे जा रहा है। अमवात की तादाद में भी खातिर खा कमी वाक़या हुई है। इस दौरान हुकूमत पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया पूरे पंजाब में और ये 5 अगस्त तक जारी रहेगा। 5 अगस्त को गालिबन बिजनेस एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू होंगी। इस पर ताजिर तंजीमें बड़ी मोतरज़ हैं। मैं आपका नुक्ता ज़रा जानना चाहूँगा। वो कह रहे हैं पहले हमें कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ है और जब एक बयानिया है उनका यह है कि जब हुकूमत खुद मान रही है कि कोरोना वायरस में कमी आई है तो फिर बिजनेस को SOPs के साथ खोलें ताकि वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहे कि लाइव्स एंड लाइवलीहुड के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना है, वो मामला आगे बढ़े। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, इसके 2 प्रोंग्ड जवाब बनते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पेंडेमिक से आप फारिग हो जाए, दूसरा है आप भूख से फारिग हो जाए। सो आपके पास ये 2 ऑप्शंस इस वक्त है। अब ये जो SOPs लगाए हैं ये मैं समझता हूँ पहले लगा देने चाहिए थे, लेकिन आज अगर आपने दुकानें सारी बंद कर दी हैं, किस लिए बंद किए कि जी आपको ये जो इन्फेक्शन है ये ना आपको लग जाए, लेकिन लोग तो फिर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, आपने ताजरों को तो बंद कर दिया, वेरी गुड, ठीक है, बट द पीपल आर स्टिल मूविंग अराउंड, दे आर स्टिल फ्लॉन्टिंग जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है, दे आर नॉट फॉलोइंग द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। सो वही यही सवाल उठता है कि आप 0 - 0 अगर हो रहे हैं, दुकान बंद हो गई है लेकिन आवाम तो फिर रही है। हमने तो इंसान की बात करनी है ना, दुकान के अंदर इंसान है। तो अगर आपने उनकी दुकानें बंद कर दी हैं और रोड्स पे वही मूवमेंट है, उसी तरह लोग चल रहे हैं, वो खाने पीने की जगह पे आप देख लें वो शोल्डर टू शोल्डर ये जा रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन खाने पीने की जगह तो बंद है ना पीजे मीर साहब, खाने पीने की जगह तो बंद है ना? नहीं जी, खुली है आपके, यू कैन बाय फूड, आपके सुपरमार्केट्स खुली हैं, यू कैन गो एंड बाय फूड, वरना तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। आपके जो डेली वेजिटेबल्स हैं, ये मीट्स हैं एंड थिंग्स लाइक दैट खुले, और वहां ज्यादा रश है, आप देख लोगे कि रश है वहां। लेकिन सवाल उठता है कि हम किस लाइन पे चल रहे हैं। देखिए, 21 अगस्त को पूरा ब्रिटेन जो है, बरतानिया, एक आदमी एक बच्चा मास्क के बगैर बाहर नहीं फिरेगा। आप ये लगाओ इनके ऊपर, पूरे कौम के ऊपर, कि जो मास्क के बगैर है आप उसको फाइन कर दो या पुट सम पेनल्टीज ऑन दैट। वी हैव गॉट टू गो ऑन दैट लाइन, क्योंकि ये पेंडेमिक के साथ अब मैं आपको बताऊं कि इस पे हमने जिंदा रहना, को एग्जिस्ट करना है, हमने इससे लड़ना शड़ना नहीं है। एक तो मुझे शर्म आती है ये वो टीवी पे, हाँ जी लड़ेंगे, भाई क्यों लड़ोगे? अवॉइड इट, यू डोंट नीड टू फाइट इट, डरो अवॉइड इससे, इट, सही कह रहे हैं, सेंसिबल एंड लिसन टू द गवर्नमेंट एंड द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। ये हमने करना है। अगर आप ये नहीं करोगे और आप ये जो सेफ्टी मेजर्स नहीं लोगे, अब आप मुझे बताओ पहले कितना टीवी पे आ रहा है, हाँ जी हाथ धो, ये करो, वो स्लोली वो भी आप कह रहे हो कि डिमिनिश हो रहा है और लोग समझते हैं कि कोरोना जो है वो खत्म हो गया है। हमें ये बड़ी सीरियस अवेयरनेस लानी है, हमें लोगों को बताना है। अभी आपने जो फिगर्स दिए हैं ये अच्छे फिगर्स है यार, इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज।
ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं एंड वी हैव टू अप्रिशिएट कि भाई जो करता है, हम हर मिनट के ऊपर गवर्नमेंट अच्छा करे बुरा करे तनकीद पे लगे रहते हैं। आई थिंक वी शुड अवॉइड ऑल ऑफ दैट एंड थिंक मोर नेशनली देन एनीथिंग एल्स। अच्छा पीजे साहब, आपने सही कहा कि खाने पीने की अशिया उस लिहाज से खुली है, मेरा रेस्टोरेंट्स का हवाला था लेकिन वो टेक अवे तो लोग ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ईद उल फितर पे जो मनाजिर हमने देखे या उससे कबल चांद रात, वहाँ पर राजा बाजार के विजुअल्स हो या लाहौर के अनारकली बाजार के हों या कराची की तारिक रोड के, उससे फिर बड़ा इन्फेक्शन बढ़ा और जून में बहुत बड़ा स्पाइक आया। तो शायद इसलिए हुकूमत ने लेसन लर्न करके ईद उल अज़हा और बाद अज़हा मुहर्रम अल हराम को 2 चैलेंज करार दिए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि वो SOPs के साथ खोले जाएं और लोगों को लाजमी करार दिया जाए फेस मास्क। वैसे इस्लामाबाद में तो किसी भी दुकान में आप जाए वो कहते हैं अगर आप फेस मास्क नहीं है तो नो सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड, लेकिन इसके बाद भी कोई इस पर ज्यादा तेजी से अमल दरामद होना चाहिए या सख्त सुपरविजन होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, ईद तो हमें मनानी नहीं चाहिए, खुदा की कसम। इतने लाखों लोग मारे गए हैं, आपका एयर क्रैश हुआ है, आपकी लोगों की जानें डेली जा रही हैं और हम यहाँ बैठ के खुशियां मनाएं। यार वी शुड बी सिंपैथाइजिंग विद दोस पीपल। आप देखो, ये पहली दफा आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा एक पेंडेमिक आया है, हमने इसको नहीं देखा कभी भी। और ये इस पेंडेमिक को ये ऐसा शेल शॉक है कि पूरी दुनिया इसमें रिसेशन में चली गई है। हम रिसेशन पे यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई इसको आप सीरियसली लो। देखो ना, आप कह लो एड्स ले लो, टीबी ले लो, ट्यूबरकुलोसिस ले लो, और ये जो है उसके बाद आप डॉग फ्लू, स्वाइन फ्लू, हर किस्म का फ्लू, इन्फ्लुएंजा, आप उसके साथ भी जो एग्जिस्ट कर रहे हो ना, डेंगू के साथ भी कर रहे हो। You have to learn to exist with this, and only way to learn is by following जो official आपकी medical instructions है। आप इसको नहीं follow करोगे, हम नीचे चले जाएंगे और फिर क्या होता है, दूसरे लोग जो नेगेटिव्स होते हैं वो फायदा, वो देखो जी गवर्नमेंट ने बेड़ागर कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने, और भाई जब आप किसी के इक़दामात या किसी के इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करोगे और एक पेज पे नहीं होगे, क्योंकि सब कहते हैं ना एक पेज पे, ये बिल्कुल एक पेज पे है लेकिन मुख्तलिफ किताबों में, किताब एक नहीं है, किताब एक नहीं। अच्छा मुझे बताया, आपने कहा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, आपने सही कहा, लेकिन आपने बरतानिया की चूंकि एग्जाम्पल दी और चूंकि आपका वहां पर जाहिर बात है वक्त भी बहुत गुजरा है, वहां का मौसम और पीजे मीर साहब पाकिस्तान का मौसम देखें, जमीन आसमान का फर्क है, इंतहाई हब्स वाला मौसम है। तो चूंकि हम खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं, हब्स के मौसम में इतना मास्क पहनना और इतना इस तरह रहना जरा मुश्किल नहीं है इफ वी कंपेयर्ड विद ब्रिटेन? पहनना जरूर चाहिए, लेकिन मैंने सवाल रखा है आपके सामने। मैं आपको बताऊं, वहां जब गर्मी पड़ती है ना, ये पाकिस्तान की गर्मी कुछ नहीं है। यहाँ तो सारी जो सूरज की शुआएं हैं ये फिल्टर होके आती हैं, वहां आपका स्किन बर्न कर जाता है, बिकॉज उसको एटमॉस्फेयर क्लीन है, साफ है, वो आपको ज्यादा हिट करती है। सो बेसिकली गर्मी या सर्दी की बात नहीं है, हमने यहाँ देखना है कि जान बचानी है। आप मुझे बताएं ना, अगर हम एक फ्लॉन्ट करना शुरू कर दें हर चीज को, आज ब्रिटानिया में भी हुआ है, आप उसका डेथ रेट देख लें, उन्होंने नहीं किसी ने परवाह की, उन्होंने 30 पाउंड की टिकट लगाई, 60 पाउंड की टिकट लगाई, उसके बाद 90 पाउंड की टिकट और उसके बाद जेल। तो अब अगर आप इस तरह करते रहोगे तो फिर यही आपका एक हाल होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को वी हैव टू बी थिंकिंग मच मोर सीरियसली। ताजिर तंजीमों के साथ कोई नेगोशिएशंस करनी चाहिए हुकूमत को, या उनका स्टैंस आप समझते हैं कहाँ खड़ा है? हमें जान को ज़्यादा तरजीह जो कि देनी चाहिए, लेकिन जो जान को बरकरार रखने के लिए ज़रिया मुआश है उसको भी चलाना है। उस पर अगर चूँकि गुजरावाला और मैं देख रहा था उनकी मेन आर्टरीज जो है पंजाब की, सड़कें भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई, हुकूमत को एंगेज करना चाहिए। अनुराग देखें, हमारी जो इकोनॉमी है ये अनचार्टेड है, हमें तो इतना नहीं पता कि पाकिस्तान में लोग कितने हैं। बात ये है कि ये जो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, ताजिरों की, ये बेचारे हैंड टू माउथ हो गए हैं इस वक्त। आपने बिल्कुल इनसे नेगोशिएट करना है, आप इनसे बात करें और एक SOP तय करें, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ये तो वैसे ऑन द वे डाउन है, ये वैसे ऑन द वे डाउन है। आपकी जो इंपोर्ट्स है चाइना के साथ, आप यहाँ देखें कीमतें कितनी बढ़ गई नहीं है, होर्डिंग शुरू हो गई है दुकान के अंदर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक छोटा सा पैकेट जो 80 रुपए का है 145 रुपए का ओवरनाइट, मुझे आप बता दो एक मेन सुपर स्टोर लाहौर के अंदर। तो द क्वेश्चन इज कि ये लोग इसका फायदा उठाएंगे, जिस तरह आपने देखा कि पेट्रोल का, चीनी का, आटे का लोगों ने उठाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने इनको बड़ा सख्ती की इनके साथ, लेकिन नो,
ये 4 आने पे जनरल अयूब की हुकूमत अगर उड़ सकती है तो आज क्या मुश्किल है कोई? तो मैं समझता हूँ नेगोशिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बैठ के और इसको संजीदगी के साथ, आर्गुमेंटेटिव नेगोशिएशंस नहीं होंगी। वी हैव टू लिसन टू द अदर साइड, वी हैव टू गिव आवर व्यू पॉइंट and then we take it forward। चले अब पीजीबी साहब, चूंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के 2-3 जरा सियासी सवाल भी कर देते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब की भी दोनों रहनुमाओं से मुलाकातें हो गई हैं। आप कुछ देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस अपोजिशन के क्या इरादे हैं? ईद के बाद कोई असरात आपको नजर आ रहे हैं जैसे आज बिलावल साहब कह रहे थे? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर को पता है कि ये प्लान बहुत देर का बना हुआ था। ये जून में बना था, ये भी बता देता हूँ। और ये आज वो कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, ईद के बाद ये करेंगे। क्या करेंगे मुझे आप बता दें। मैं तो पहले डर गया था कि शायद बिलावल को इंजरी ना हो जाए, क्योंकि मुझे वो शहबाज शरीफ की वो रीगल चौक की वो चीज याद आ गई थी कि मैं पेट फाड़ दूंगा। तो मैंने कहा यार शुक्र है बिलावल इज इन सेफ हैंड्स। द क्वेश्चन इज कि वी शुड गेट आउट ऑफ दिस फन बिजनेस एंड वी शुड स्टार्ट थिंकिंग सीरियसली। आज की हुकूमत चले फॉर आर्ग्यूमेंट से हम कहते हैं जी नहीं काम कर रही, अगर नहीं कर रही है ना तो ये जो दूसरे बैठे कैन दे डू एनीथिंग बेटर राइट नाउ? क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है ये तो हमने लेगेसी में लेके आए, ये आए ये कहते हैं जी जो पिछली हुकूमत थी हम उसके जो ये फाइनेंशियल्स थे हमने उसको ठीक किया है, हम उसको रोड पे लेके आ गए। ऑल राइट, वेरी गुड। अब इस हुकूमत को भी चाहिए ना कि सॉरी इस ऑपोजिशन को भी चाहिए कि यार बात इस तरह करो कि प्रोवोकेशन ना हो। आपकी प्रोवोकेशन असेंबलीज में है, आपकी जबान वहां ठीक नहीं है किसी की, और तो आप बात क्या करोगे मुझे बताए ना। आप नेशनल एक्सचेकर का टाइम इतना वेस्ट कर रहे हो कि करोड़ों रुपए का आपका जो असेंबली का टाइम होता है वो एक दूसरे पे वो अच्छा है मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं आप बुरे। तो दिस कॉन्वर्सेशन हैज टू गेट आउट ऑफ द विंडो। ये आपने बात जो करनी है ब्रिंग इट इन द नेशनल असेंबली, ब्रिंग इट देयर, थ्रैश इट आउट, डिस्कस, जो मर्जी करो। और फिर आप अगर आप रोड्स पे आओगे और फिर आप कहते हो कि जी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग, नो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अमंग्स्ट द इलेक्टेड पीपल। वो सेनेट नहीं होती थी रोमन सेनेट, वो क्या करते थे सेनेट के अंदर करते थे सारी बात। आज हम रोडों पे कर रहे हैं बात हम नारे लगाते हैं जमहूरियत के, लेकिन बातचीत की आप बात कर रहे हैं। देखिए पार्लिमानी कमेटी बनी थी, आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं पीजीबी साहब, पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी, वो भी डेडलॉक का शिकार हो गई। चाहे वो नैब की लेजिस्लेशन थी, तरमीमात थी, फैटिफ के हवाले से बड़े जरूरी कानून साजी करनी थी, NFC अवार्ड की बात थी, वहां भी डेडलॉक हो गया। तो पार्लिमानी कमेटी में भी डेडलॉक है। आप कह रहे ना पार्लियामेंट में आके बात करें, वहां पर भी लगता है दोनों साइड से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। बिल्कुल सही आपने कहा अनवर, बड़ी अच्छी आपने बात की है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमें दोनों तरफ से लीनियंसी चाहिए, दोनों तरफ से टॉलरेंसेस चाहिए, दोनों तरफ से कंसिडरेशंस चाहिए। जब ये करोगे फायदा किसका है? ऑपोजिशन का भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा है, और सबसे बड़ा फायदा आपका और मेरा एज ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द कंट्री। अब ये हम उसको नहीं देख रहे, हम पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, एंड हम इग्नाइट कर रहे हैं एक ऐसी आप कह लो आग को कि जो बाद में अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। लेट्स नॉट गेट टू दैट रेल्म। अगर आप चले जाओगे ऑनेस्टली रिकवरी आपकी नहीं होगी। We have to be serious, we have to be sensible। आप बिल्कुल APC बुलाएं, और ये तो हमारा ट्रेंड हो गया APC, COD। आप भी थे उधर लंदन के अंदर जब COD हो रही थी, चार्टर डेमोक्रेसी क्या बना मुझे बता दें, ARD, MRD, ग्रैंड अलायंस। यार जो हुकूमत आती है उसके खिलाफ ये बैंड खड़ा हो जाता है। ये कब तक हम ये इस तरह का ये करते रहेंगे? और पीजीबी साहब टुवर्ड्स द एंड आपने बहुत अच्छा कहा कि कब तक ये यही तरीकेकार रहेगा। टुवर्ड्स द एंड PTI के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं इलेक्शन विक्ट्री से अब तक। ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर तो 18 अगस्त को हल्फ लिया था, लेकिन इन 2 सालों में कितने मार्क्स देंगे आप PTI गवर्नमेंट को 1 आउट ऑफ 10 जो बात? आई थिंक सबसे पहले तो मैं इनको दूंगा कि ये जिस तरह इन्होंने पेंडेमिक में इस एपिडेमिक के अंदर पाकिस्तान में हैंडल किया है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर डूइंग इट, एंड आई थिंक वी हैव टू गिव, देखो जहां क्रेडिट है यू हैव टू गिव क्रेडिट देयर। डोंट थिंक अब मैं बात करूंगा ना ओ नहीं जी ये तो इमरान खान का चमचा है, ये तो उसका ये है वो है, ये नो फॉरगेट इट, गेट आउट ऑफ दिस रट, गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम। जो अच्छी बात करता है whether it is opposition or government, one has to appreciate it, so I will give credit to him on that। और उसके अलावा जब इन्होंने टेक ओवर किया है
उससे पहले नवाज शरीफ, अगर मैं अनवार आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा 2013 में ये जब अपने मैनिफेस्टो लेके आए थे 180H में, तो मैंने खुद नवाज शरीफ के उनके अल्फाज सुने, यार मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं हुकूमत लूं ना लूं, ये क्या बैगेज लेके आ गया, मुल्क का बेड़गर्क हो गया है, फलाना हो गया है। ये नजम सेठी खड़ा था उधर, पूछे इससे। द क्वेश्चन इज कि इस रट को हमने चेंज करना है। ये हुकूमत मैं समझता हूँ अच्छे पे है, ये एक राइट रोड पे है। सिर्फ यहाँ मैं जरूर एडवाइस करूंगा प्राइम मिनिस्टर को, प्लीज गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, नो मैटर हु इट इज, गेट द राइट पीपल एंड बिलीव मी दिस गवर्नमेंट विल फ्लरिश। ओके, थैंक यू सो वेरी मच पीजे मीर साहब कि आपने हमारे साथ अपना तजिया पेश किया, आपने बहुत अच्छी इनपुट दी और एंड का जुमला आपका बड़ा सही था, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। ये मेरे ख्याल में एक बेसिक पैरामीटर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये हमेशा से कहना है कि वो एज ए कैप्टन टीम सिलेक्शन में माहिर हैं। अब ये देखना है उनका कि 2 साल में उनकी जो टीम सिलेक्ट हुई थी, उन्होंने जो इलेक्ट होकर आए थे, वो कहाँ तक डिलीवर करने में कामयाब हुई। इसके साथ ही और ज़ाहिर बात है टाइम इज़ द बेस्ट टेलर के 5 साल के मैंडेट में उन्होंने जो वादे किए हैं उसको उन्होंने ये भी देखना है कि 2 साल में कितने पूरे होंगे, 3 साल में कितने पूरे होंगे, 4 और 5 साल में। ज़ाहिर बात है बहुत से वादे भी उन्होंने किए और लोगों की तवक्कुआत इमरान खान साहब से एज प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा है। प्रोग्राम सच के साथ में आपको हमारी नशिस्त कैसी लगी, दोनों जो हमारे सेगमेंट से उसके हवाले से अपनी तजवीज़ व आरा फेसबुक और ट्विटर पे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे, सेहत रही तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की टीम के साथ रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।